जय हिंद साथियों, चलिए मैं आज बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में आपका साइंस से जितने भी आपका क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को हम आज हल करेंगे। यानी इसमें आपका हम टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में जितने भी आपका साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें आपका लगभग 110 प्रश्न है जो आपका टीआरई 1 और 2 में पूछा गया है। तो सभी को एक बार देख लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है क्वालविन, यानी इसको साइनो क्वालविन भी कहते हैं या क्वालविन भी कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है क्वालविन। ठीक है, आपका ऑप्शन बी होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इससे भी ध्यान रखिएगा। और आपका विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, इससे भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हल्दी। हल्दी अम्ल क्षार का संकेतक है। ठीक है, ये आपका प्राकृतिक संकेतक है जो हल्दी, इसे भी ध्यान रखिएगा। और आपका होता है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज है, ये भी संकेतक होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा। और होता है आपका लाल पत्ता गोभी। ठीक है, लाल पत्ता गोभी ये भी आपका होता है अम्ल क्षार का संकेतक। और भी है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मिथाइल ऑरेंज, लाल पत्ता गोभी और हल्दी, ये सब क्या है, ये सब अम्ल क्षार का संकेतक है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन है कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या मिलाना चाहिए। तो उसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है, देखिए थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। क्वेश्चन 4 है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि परम शून्य तापमान कहते हैं 0 डिग्री केल्विन को। 0 डिग्री केल्विन को परम शून्य तापमान कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपसे यह कह रहा है कि बताओ 0 डिग्री केल्विन तापमान को फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री होगा। तो आपको बदलना आता होगा। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो या केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलना हो, इसी का आप यूज करेंगे, कभी आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, C/100 बराबर K-273/100 बराबर F-32/180। इससे आप ध्यान रखिए, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें आपको सेल्सियस से केल्विन बदलना रहेगा, इस दोनों को ले लेंगे। जब आपको केल्विन से फ़ारेनहाइट बदलना है, इस दोनों को ले लेंगे। जब आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बदलना है, इस दोनों को बराबर कर देंगे। तो इस तरह से हम तीनों में कभी भी बदल सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए हमको किसका यूज है, काम है, तो हमको चाहिए केल्विन और फ़ारेनहाइट, तो इस दोनों को ले लेंगे। ठीक है, सेल्सियस वाले को हटा देंगे। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं K-273/100 बराबर F-32/180। अब यहाँ के की जगह क्या लेना है, 0 केल्विन लेना है। तो के की जगह आप 0 रख दीजिए, तो आपका आ जाएगा 0-273/100 बराबर F-32/180। ठीक है, 180, 0 आपका कर जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा -27.3 बराबर F-32/18। यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा, F के वैल्यू निकालिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 459.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर लीजिए, इसका कोना कर लीजिएगा। यहाँ से आपका F का वैल्यू आ जाएगा 459.4 फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से आप बदल लेंगे एग्जाम में, तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। तो इस फार्मूला को आप ध्यान रखिए, फिर लिख देते हैं आपका C/100 बराबर K-273/100 बराबर F-32/18।
180। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। कभी आप इसको बदल सकते हैं सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से केल्विन, कभी भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंग होती है। तो प्रकाश तरंगें होता है आपका एक विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों होते हैं। ठीक है, प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों तरंग होते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। आपका ए और सी दोनों होगा, ए और सी दोनों होगा, यानी आपका इसका आंसर क्या होगा, तो डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कर आपका कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या होगा। अब देखिए, सोचिए स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो इसमें मात्रा किसका होगा भाई, तो अधिक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसमें जो बनेंगे लवण उसमें भी आपका एसिड का ही प्रभाव ज़्यादा होगा, क्योंकि आप देख लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो इफेक्ट इसमें ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ेगा, तो एसिड का ही पड़ेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो आपका लवण बनेंगे ना उसमें आपका एसिड का ही मात्रा आपका अधिक होगा, यानी कह सकते हैं जो लवण बनेंगे उसमें आपका एसिड की मात्रा अधिक होंगे, यानी एसिड की तरह होंगे, यानी अम्ल की तरह होंगे। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, तो यानी इसका भी पीएच मान 7 से कम होगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सोच सकते हैं, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर आपका कि 1 गीगाबाइट्स यानी 1 GB किसके बराबर होता है। ये तो सबको पता होगा, आप यूज करते हैं डाटा तो आप देखेंगे 1 GB होता है आपका 1024 MB। ठीक है, 1 GB होता है आपका 1024 MB होता है। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है। तो चलिए हम अभिक्रिया कराकर देख लेते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका होगा NaOH, ठीक, प्लस फिर आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, तो NH और HCl जब ये रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेंगे, तो बनेंगे NaCl प्लस H2O बनेंगे। ठीक है, तो यानी आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, तो ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया है, यानी जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन करा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो देखिए तत्काल ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे जो रनिंग भी करता है तो तत्काल ग्लूकोज के लिए वो तत्काल एनर्जी के लिए वो ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे कोई भी हो, तत्काल जब एनर्जी चाहिए तो उस समय ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। तो पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है, तो शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रण करना, बिल्कुल सही है। बी है सभी अंगों में वृद्धि का प्रोत्साहन करना, ये भी सही है। सी है पुरुष में यौन अंगों को विकसित करना, ये भी सही है। तो पीयूष ग्रंथि का ये कार्य है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट का क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो ये करता है आपका पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम ये करते रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, ठीक है, ये आपका अर्थ के ऊपर होते हैं, लेकिन अर्थ के ही समान चाल से भी यानी घूमते हैं, यानी अर्थ का जैसे 24 घंटा में अपना चक्कर लगाते हैं तो इसका भी टाइम पीरियड 24 आवर ही होता है। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थिर ऊंचाई पर, अर्थ के ऊपर स्थिर ऊंचाई पर वो होते हैं और अर्थ के अकॉर्डिंग ही ये भी गति करते हैं। ठीक है, और उसे भी एक चक्कर लगाने में 24 घंटा ही लगता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के परिक्षेपण से कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। ये तो आपको पता ही होगा, जब हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद वह 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं। इसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं और इसका नाम आपका याद होगा विबजियोर,
ठीक है, विबजियोर, ठीक है। तो आप देख लीजिए सबसे अधिक कौन मुड़ा है, तो सबसे अधिक मुड़ेगा बैगनी, सबसे कम कौन मुड़ता है, लाल। तो सबसे अधिक विचलन किसका होगा, बैगनी का होगा। ये तो बता देंगे, सिंपल है। लेकिन आपके यहाँ से पूछेंगे कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तो ध्यान रखिएगा जिसका विचलन सबसे अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। यानी बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है और लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो आपका हो जाएगा इसका आंसर क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा बैगनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन कर रहा है मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। मेघ गर्जन यानी जब मेघ गरजता है तब कहाँ पर यानी क्या सुरक्षित है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन अनुसार आप चूज कर सकते हैं। इसका आपका जगह ऑप्शन ए हो जाएगा, खुली जगह में खड़े रहना, ठीक है। जब मेघ गर्जन करते तो उस समय कहता है पेड़ के नीचे नहीं रहने के लिए, ठीक है, पेड़ के नीचे नहीं रहना है तो कहाँ रहेंगे, खुली जगह पर खड़े रहेंगे, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय का कुल ऊर्जा क्या होंगे। देखिए कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको गिराएंगे नीचे, तो आप ध्यान रखिए इसको नीचे जब गिराएंगे तब आपका इसका क्या होगा, स्पीड यहाँ पर तो इनिशियली 0 होगा, धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे नीचे आएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वो घटेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई वस्तु को हम ड्रॉप करते हैं या गिराते हैं तो उसमें आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी घटता है। तो इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, टीएमई बोलते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो ये आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो टोटल एनर्जी आपका न तो बढ़ता है न ही घटता है। ध्यान रखिएगा जब किसी वस्तु को हम ड्रॉप करेंगे ऊपर से तो ध्यान रखिएगा उस समय इसका टोटल एनर्जी चेंज नहीं होता है, यानी टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। लेकिन आपसे पूछे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, ठीक है, इसीलिए टोटल एनर्जी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है, यानी जब आंख दान करते हैं तो उसमें कौन सा भाग दान किया जाता है। तो आंख के कॉर्निया भाग, ध्यान रखिएगा आंख के कॉर्निया भाग को दान में दिए जाते हैं, ठीक है, यानी आंख के कॉर्निया भाग को दान किए जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और ये तो आपको पता ही होगा कि आंख में कहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा, वास्तविक वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनते हैं रेटिना पर। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये आपका है फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी विखंडीय द्रव का यांत्रिक द्रव्यमान होता है, ठीक है, किसी विखंडीय द्रव का यांत्रिक द्रव्यमान होता है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्न से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है, एथिलीन और एसिटिलीन, ठीक है, एथिलीन और एसिटिलीन दोनों गैस का उपयोग करते हैं। तो आपका ऐसे ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, एथिलीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है। तो इसमें देखा जाए तो किसी का भी ऑक्टेन संख्या आपका 0 नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है कि लीची का खाद्य भाग कौन सा है, यानी लीची का कौन सा भाग खाते हैं। तो लीची का एरिल भाग खाते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, एरिल भाग खाते हैं, ऑप्शन ए होगा। देखिए केला का कौन सा भाग खाते हैं, तो केला का फल भीति खाते हैं, ठीक है, फल भीति, केला का फल भीति भाग खाते हैं। आम का भी मध्य भीति भाग, ठीक है, आम का कौन सा भाग खाते हैं, तो मध्य भीति भाग खाते हैं, ठीक है। नारियल का, तो नारियल में नारियल का भाग कौन सा खाते हैं, तो नारियल में ज़्यादा है भूर्ण कोश, ठीक है,
नारियल का भूर्ण कोश भाग खाते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन कर आपका कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। तो इसे हम विसरण कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम विसरण कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन करा है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं जीन मानचित्रण, क्या कहते हैं, इसे हम जीन मानचित्रण कहते हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन करा है कि ब्रायोफाइटा में जीवाणु मातृ कोशिका होती है, ठीक है, ब्रायोफाइटा में जीवाणु मातृ कोशिका होती है, ये द्विगुणित होती है, ऑप्शन बी होगा। क्या होती है, द्विगुणित होती है, ऑप्शन बी होगा। देखिए ब्रायोफाइटा को हम वनस्पति जगत का उभयचर भी कहते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं, इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन करा है कि दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत जिनका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है तो वह है, ठीक है। देखिए एक कैंडलम करता है 4 पाई ल्यूमेन, ठीक है, तो दो कैंडलम कर देगा आपका 4 दूनी 8 पाई ल्यूमेन, ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन करा है कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलों निम्नलिखित में से किस पर काम करती है। यानी जो स्प्रे बोतल होती है वो किस पर काम करते हैं, तो ये काम करते हैं बर्नौली के सिद्धांत पर, ठीक है, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 27 है, क्वेश्चन करा है कि क्षारीय यानी बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो इसका नाम है सफ़ेदा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्षारीय निवेशिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है सफ़ेदा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। इसमें देख लीजिए, तो इसमें देखा जाए तो आपका लिथियम को हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, इसमें तीनों में देखा जाए तो लिथियम का परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन करा है कि पौधे में प्रदीप्त कलिका की खोज करने वाले हैं, यानी पौधे में प्रदीप्त कलिका की खोज किसने किया है, ठीक है, तो ये किया है, याद रखिएगा, यानी गार्डनर और एलार्ड ने, गार्डनर और एलार्ड ने किया है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन का 30 है, क्वेश्चन करा है कि केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि, ठीक है, केरल की शांत वैली यानी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि, हालांकि देखिए ये आपका प्रश्न ज्योग्राफी का है, लेकिन चलिए आ गया है साइंस में तो कोई बात नहीं। इसका आपका देखिए हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा, इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है, ऑप्शन आपका ए होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा, 30 का ऑप्शन ए होगा। और ध्यान रखिएगा जो आपका शांत साइलेंट वैली है ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन करा है स्तनधारी में सामान्य शोषण के दौरान डायफ्राम होता है। देखिए सामान्य शोषण के दौरान डायफ्राम होता है, ये चपटा होता है, नीचे धंसा हुआ होता है और धनुषाकार होते हैं, ठीक है, इसका आपका तीनों होगा आंसर, ए बी सी तीनों होगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन आपका 32 है, क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी है। तो ये आपका लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट ये शरीर में प्रतिरक्षा के काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका 33 है, क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वस्तु की औसत वेग और औसत गति का अनुपात क्या होंगे। यानी औसत वेग कहने का अर्थ हुआ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बट्टे आपका कह रहा है एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का अनुपात करा क्या होगा। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी आपका होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, ये आपका होता है कि टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है, टाइम को टाइम से काट दीजिएगा तो आपका यह अनुपात आ जाएगा डेल्टा एस बटे ये आपका एस आ जाएगा। यानी देखिए आपका आ जाएगा अनुपात क्या, तो डिस्प्लेसमेंट बटे डिस्टेंस आ गया। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का अनुपात क्या होगा, तो कभी भी होगा तो ये आपका चाहे 1 होगा या 1 से छोटा होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, ठीक है,
हमेशा याद रखिएगा, जो आपका डिस्टेंस होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और यहाँ आपका डिस्टेंस का रेशियो आया है, अनुपात आया है, तो ये अनुपात क्या होगा, चाहे 1 होगा चाहे 1 से छोटा होगा। ठीक है, 1 होगा चाहे 1 से छोटा होगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 या 1 से कम होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान द्रव्यमान वाली वस्तुएं के आमने सामने के प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होंगे। देखिए यानी कह रहा है दो समान, देखिए दोनों का मास क्या है, सेम है। मान लीजिए इसका मास m है और इसका भी मास m है, और दोनों का क्या है, कोलिजन हो रहा है, आमने सामने यानी हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। ये आप क्लास 11th पढ़े होंगे, हेड ऑन कोलिजन होता है तो क्या होगा, ये दोनों का स्पीड क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, और दोनों का मोमेंटम भी एक्सचेंज हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन ए भी सही होगा, और ऑप्शन आपका बी भी सही होगा, और ऑप्शन सी भी सही होगा कि तेज वाली वस्तु धीमी हो जाएगी और धीमी वाली वस्तु तेज हो जाएगी। यानी क्या होगा, स्पीड यहाँ पर वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपका ए भी सही होगा, बी भी सही होगा और सी भी सही है। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन, देखिए गतिज ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए होगा। गतिज ऊर्जा को जब ऊष्मीय ऊर्जा में बदलेंगे तो इस बीच में आपका घर्षण आएगा ही। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 5 कूलम के आवेश को दो बिंदु के बीच जिनका विभवांतर 16 वोल्ट रखा गया है, तो उनमें चलने में कितना कार्य करना पड़ेगा। सिंपल है, आप क्लास 12th में पढ़े होंगे कि ये आपका देखिए यहाँ पर आपका चार्ज क्यू है। ठीक है, और देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जा रहे हैं, तो इसके बीच का दायरा आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये आपका है 16 वोल्ट है। देखिए तो आपका चार्ज भी दिया कितना है, 5 कूलम है। तो आप क्लास 12th में पढ़े होंगे, वर्क करना पड़ता है यहाँ पर, वर्क आपका जगह Q इंटू डेल्टा भी, क्या होता है, Q इंटू डेल्टा भी। तो ये ध्यान रखें फॉर्मूला को, वर्क बराबर Q इंटू डेल्टा भी होता है। तो यहाँ पर आपका Q कितना है, 5 कूलम है, डेल्टा भी कितना है, 16 है, तो 16 पंचे 80 जूल हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन आपको फार्मूला याद होनी चाहिए तभी आपसे बन पाएंगे। तो W बराबर होगा Q इंटू डेल्टा भी। Q आपका यहाँ पर क्या है, 5 कूलम है, डेल्टा भी है 16 वोल्ट, 16 पंचे 80 जूल हो जाएंगे। कितना वर्क करना पड़ेगा, 80 जूल वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर आपका कि माना कि आप जमीन पर रखे सूटकेस को उठाकर एक टेबल पर रखते हैं, तो आपके द्वारा सूटकेस पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करेगा। अब देखिए एक टेबल है, टेबल पर रखे हुए बस सूटकेस को क्या किया, आप नीचे रखें, तो करा क्या कि आप जो वर्क किए हैं वो किस पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, सूटकेस पर किया गया वर्क किस पर निर्भर नहीं करेगा। ऑप्शन ए है, सूटकेस द्वारा लिए गए मार्ग पर, बिल्कुल सही है, सूटकेस द्वारा लिए गए मार्ग पर वो डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, इस गतिविधि में आपके द्वारा लिए गए समय पर भी है आपका वर्क डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स वर्क करेगा, तो आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ लाए हैं तो आपका ये हाइट देखा जाएगा। ठीक है, ये हाइट देखा जाएगा, तो यहाँ पर वर्क हो जाएगा आपका mgh हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं आपका समय डिपेंड करता है, नहीं आपका पाथ डिपेंड करता है, रास्ता। ठीक है, नहीं वो रास्ता पर डिपेंड करता है, नहीं वो समय पर डिपेंड करता है। तो यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सूटकेस के वजन पर ये डिपेंड करेगा, क्योंकि mgh में देखिए इसका वजन तो आता है। ठीक है, तो वजन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए आंसर क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कर आपका कि निष्क्रिय गैसें प्रदर्शित करती है, तो ये करती है प्रति चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है। ये आपका याद करने वाला है, इसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बाह्य बलों की अनुपस्थिति में एक तरल छोटी बूंद की आकृति को निर्धारित करने वाला कारक कौन सा है। तो आपका होता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण देखेंगे कि जो वर्षा का बूंद होता है वो गोलाकार होते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो टी बराबर आपका होता है एफ यानी F/L
एल, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये आपका होता है सरफेस टेंशन। इसका यूनिट देखा जाए तो आपका जगह न्यूटन पर मीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का आपका यूनिट हो जाएंगे न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर आपका कि उचित आवृत्ति के विकिरण जब किसी धातु की सतह पर डाले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं। ये आप सिंपल पढ़ेंगे, आपका क्लास 12 का है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ेंगे क्लास 12 में, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ही इसे कहते हैं, ठीक है। ये आइंस्टीन ने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। इसी कारण से आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण से, ठीक है। तो ये आपका सीधे डिफिनीशन ही पूछ दिया है किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर रहा है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होते हैं, भारी नाभिक टूटते हैं। इन तापीय न्यूट्रॉनों द्वारा विस्फोटित भारी नाभिक टूटते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कर आपका कि नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सी राशि संरक्षित रहती है, यानी कौन सी राशि कंजर्व रहती है, ठीक है। तो नाभिकीय अभिक्रिया में देखा जाए तो इसमें आपका यानी टोटल ऊर्जा और टोटल मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम कंजर्व रहते हैं, ऑप्शन ए भी होगा, ऑप्शन सी भी होगा, ठीक है। 41 का ऑप्शन ए भी होगा और ऑप्शन सी भी होगा। तो आपका हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिएगा, नाभिकीय अभिक्रिया यानी न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है तो उस समय आपका टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, और आपका मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भी सही और सी भी सही, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन कर आपका कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो करते हैं किसका, कोक का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कर रहा है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश है। अभी आपको बताए थे पहले, ये आपका बैगनी है, क्योंकि सबसे अधिक कौन मुड़ता है, तो सबसे अधिक आपका बैगनी मुड़ते हैं, ठीक है। सबसे अधिक आपका बैगनी मुड़ते हैं। विबजियोर ध्यान रखिएगा, ठीक है, विबजियोर ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, तो जिसका विचलन जितना अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही कम होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है, इससे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कर आपका कि किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होती है, ठीक है। समानुपाती होती है, आपका प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। देखिए प्रतिरोध का फॉर्मूला आपका रेजिस्टेंस का होता है R बराबर रो इंटू L/A होता है, ठीक है। इस फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। R बराबर रेजिस्टेंस का होता है रो इंटू L/A। रो क्या है, ये आपका प्रतिरोधकता है, यानी रेजिस्टिविटी है। L क्या है, L लंबाई है, यानी लेंथ है, ठीक है। और A क्या है, तो A है वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिरोध किसके समानुपाती है। तो भाई ऊपर में कौन आपका लंबाई है, तो लंबाई के समानुपाती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो नीचे में कौन है, एरिया है, तो एरिया का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, लंबाई होगा। देखिए जैसे जैसे आपका लंबाई बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आपका एरिया घटेंगे तब आपका रेजिस्टेंस बढ़ेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वह एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इससे भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कर रहा है कि माचिस के डिब्बे में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है। ये आपका होता है लाल फास्फोरस होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। माचिस के डब्बे पर जो घसने वाले होते हैं वो आपका क्या होता है, ये लाल फास्फोरस के बने होते हैं, ठीक है, लाल फास्फोरस। क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है, यानी पीने के लिए किस अल्कोहल का यूज करते हैं। तो इथाइल अल्कोहल, ध्यान रखिएगा, इथाइल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं।
इथाइल अल्कोहल को हम पीने के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी एथेनॉल। इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल कहिए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी ईंधन की दक्षता किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है, तो उसके कैलोरी मान के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, किसी भी ईंधन की क्षमता उसके कैलोरी मान के रूप में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कर रहा है कि खाने के डिब्बे पर जस्ता की बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों? देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि खाने के डब्बे पर जस्ता के जगह टीन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता अधिक क्रियाशील होते हैं, इसीलिए टीन के तुलना में जस्ता अधिक क्रियाशील होते हैं, इसीलिए जस्ता की जगह टीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। सॉरी, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर सी होगा, ड्रिप प्रणाली। ठीक है, क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। ठीक है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या एक जोड़ी होती है। ठीक है, पुरुष में होते हैं XY और मादा में होते हैं XX होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होंगे। गुर्दा में आपका एक ही जोड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे कहा जाए मानव में, तो मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसमें से 22 जोड़े आपका सेम होते हैं और एक जोड़े आपका लिंग निर्धारण करने वाले होते हैं। एगो पुरुष में XY और मादा में XX होते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 51 है कि मानव कान का श्रवण प्रसार क्या है, यानी मानव जो श्रवण को सुन सकता है वो क्या है, तो आप पढ़े होंगे श्रव्य तरंग। ठीक है, श्रव्य तरंग, श्रव्य यानी सुन सकते हैं, तो श्रव्य तरंग का आपका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, ये आपका 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक होता है आपका अश्रव्य तरंग, तो अश्रव्य तरंग का तरंगदैर्घ्य आपका होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, और एक होता है प्राश्रव्य तरंग, तो इसका 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। अब देख लीजिए, आपको एक पता होना चाहिए एक चीज़ कि एनर्जी यह होता है आपका Sc/λ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर Sc/λ। Sc क्या है, ये आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, Sc कांस्टेंट होता है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिसका वेवलेंथ क्या होगा भाई, कम होगा, उसी का तो एनर्जी अधिक होगा। ठीक है, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका एनर्जी अधिक होगा। आपको हम बताए हैं कि जब श्वेत प्रकाश को पिंड से गुजारती हैं तो 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं, जिसका नाम आपका क्या दिए थे, विबजियोर दिए थे। ठीक है, विबजियोर। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, तो इसमें आपको बताए थे कि जिसका विचलन अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता था, तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो देखा जाए से आपका, तो बैगनी का सबसे अधिक एनर्जी होगा। ठीक है, बैगनी का सबसे अधिक एनर्जी अधिक एनर्जी बैगनी का होगा, क्योंकि बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अब इस ऑप्शन में बैगनी नहीं है तो उसे ऊपर जाएंगे, तो इसी तरह से देखेंगे तो आपका इसमें बैगनी के बाद आपका आ जाएगा कौन सा, प्रकाश आपका नीला आ जाएगा। ठीक है, नीला आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे नीचे आपका बैगनी होता है, फिर आपका इंडिगो होता है, फिर आपका नीला होता है, फिर हरा, फिर पीला, तो नीला इसके पहले आते हैं। ठीक है, पीला से पहले आपका नीला आते हैं, तो नीला हो जाएंगे, यानी इसमें आपका हो जाएगा उच्चतम ऊर्जा किसका होगा, तो नीला हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। लाल का आपका क्या होगा, लाल का सबसे कम एनर्जी होगा, क्योंकि लाल रंग का प्रकाश का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका एनर्जी सबसे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है। ठीक है, ये आपका दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण है, ये प्रकाश की आपतित किरण है जो कर दर्पण से 30 डिग्री कोण पर वो आपतित होते हैं। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री दिया है, तो ये परावर्तित होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, अभी आपका अभिलंब है,
ये आपका 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 होगा। कैसे, तो टोटल ये आपका 90 होता है अभिलंब में, तो ये आपका टोटल 90 होता है। अब जब ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 ही होगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे होंगे क्लास 10th में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यानी आपका क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण, तो ये आपका कितना है 60 डिग्री है। तो इसका आंसर क्या होगा 60 डिग्री हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कर रहा है कि आहार नली के दीवारों के संकुंचन और विस्तार की गति क्या कहलाते हैं। ये क्रमांकुंचन कहलाते हैं, ठीक है, नाम से ही क्लियर है। क्वेश्चन 56 है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। ये क्वेश्चन आपका TRE 1.0 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये आपका TRE 2.0 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक को बनाइए। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो क्या होगा पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम होगा, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। ठीक है, सबसे अधिक करता है आपका स्टैटिक्स फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक। उसके बाद आपका कहता है स्लाइडिंग, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उससे कम करता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, कर सबसे कम घर्षण कौन उत्पन्न करता है, तो आपका जो रोलिंग यानी घर्षण, रोलिंग घर्षण हो जाएंगे, यानी रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक स्टैटिक्स, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 59 है। क्वेश्चन कर रहा है नाभिकीय रिएक्टर में D2O का प्रयोग करते हैं, यानी इस D2O क्या बोलते हैं भारी जल। भारी जल का प्रयोग करते हैं किसमें, मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का प्रयोग मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन कर रहा है कि लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, ठीक है। तो लैक्टियल है, ये है वसा अवशोषण से संबंधित होते हैं। लैक्टियल ये छोटी आंत में पाए जाते हैं, ठीक है, ये छोटी आंत में पाए जाते हैं। ये पचे हुए वसा का अवशोषण करते हैं, ठीक है, ये पचे हुए वसा का अवशोषण करते हैं, लैक्टियल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, इसे कहते हैं पादप कार्यकी। क्या कहते हैं, पादप कार्यकी, ऑप्शन सी होगा, पादप कार्यकी, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन कर आपका कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे हम अनुवांशिकी कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कर रहा है कि लेग्यूमियस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है, कौन सा वर्णक आवश्यक है, इसका आपका जगह ऑप्शन बी लेग हेमोग्लोबिन, लेग हेमोग्लोबिन, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, ये आपका एमाइलेज, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, एमाइलेज। एमाइलेज एक पाचक एंजाइम है, ध्यान रखिएगा, एमाइलेज एक पाचक एंजाइम है, ठीक है। एमाइलेज एक पाचक एंजाइम है, यह मनुष्य और स्तनधारी में लार में पाए जाते हैं, ठीक है, मनुष्य और स्तनधारी के लार में पाए जाते हैं एमाइलेज, ठीक है, और यह स्टार्च को तोड़ता है, ठीक है, एमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन कर रहा है कि Al2O3.2SiO2.2H2O निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है, ये चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन कर रहा है वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्न से क्या कहलाते हैं, उसे हम कहते हैं कार्निवोर, ठीक है, कार्निवोर यानी मांसाहारी कहते हैं, ठीक है, कार्निवोरस कहते हैं यानी मांसाहारी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है, तो ये आपका है हरित लवक, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन कर रहा है भोजन नली के दीवार के संकुंचन और विस्तार
संचलन को क्या कहते हैं? देखिए सेम क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा है टीआरडी 1 में, लेकिन यहाँ पर आपका हिंदी नेम दिया था, ठीक है, यहाँ पर आपका इंग्लिश नेम दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम टू सेम है। तो थोड़ा सा डिफरेंट करके आपका क्वेश्चन को चेंज करके थोड़ा सा चेंज करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, खाली ऑप्शन चेंज कर दिया है, वहाँ पर हिंदी में दिया था, यहाँ पर ऑप्शन इंग्लिश में दे दिया है, ठीक है। तो भोजन नली के दीवार संकुंचन और विस्तार संचलन को क्या कहते हैं? तो इसे ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक संचलन, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 78 क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य में गुर्दे के मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका होती है, ठीक है। मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका कहते हैं, उसे मूत्र वाहिनी कहते हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है, क्वेश्चन कर रहा है अलवणीय जलीय पौधे और जानवरों के बीच के लिए सबसे उपयुक्त पीएच मान पारसीमा है, यानी इसका रेंज क्या है? ये आपका 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5, ये सब आपको याद करने वाला है, इसे याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है, क्वेश्चन कर रहा है कि कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल लेता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, इसका मुख्य कारण है कि क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 73 है, क्वेश्चन 73 है, क्वेश्चन कर रहा है कि पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई है, यह देखा गया कि पीएच पेपर रंग नीला हो जाता है, तो तरल नमूना क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 74 है, क्वेश्चन कर रहा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं, ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा। सिट्रिक अम्ल किसमें होता है? तो नींबू में होता है, ठीक है, सिट्रिक अम्ल नींबू होता है। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? तो दही या खट्टा चीज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है, क्वेश्चन कर रहा है कि Na2CO3 10H2O को कहा जाता है, उसे कहते हैं हम धोने वाले सोडा, यानी उसको हम कहेंगे धोने वाले सोडा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका तो एक होता है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा तो आपका NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट उसको कहते हैं खाने वाला सोडा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है, क्वेश्चन कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर अनुसरण करता है, ठीक है। देखिए इसको इंग्लिश में आपको समझाते हैं। क्वेश्चन कर आपका कि एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन है, उसे कहते हैं, उसे मैग्नेटिक फील्ड में क्या कहते हैं? लंबवत, मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत गति, यानी इसको गति से प्रभावित करती है, ठीक है। यानी मान लीजिए चार्ज क्यू है, भी स्पीसीज को छोड़ दी किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा? आप पढ़े होंगे क्लास से 12th में, इस पर एक फोर्स लगता है आपका, ये फोर्स लगेगा Q इंटू V क्रॉस B, ये आपका फोर्स लगेगा इस पर, ठीक है। तो देखा जाए आप कीजिएगा Q इंटू V क्रॉस B, तो आपका इस पर इधर की ओर एक फोर्स लगेंगे, ठीक है। ये फोर्स जैसे लगेगा कि ये एक सर्कुलर पाथ पर ये मुड़ जाएंगे, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर मुड़ जाएंगे, ये आप क्लास 12th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वृत्तीय पथ पर, ठीक है। तो ये कैसे होगा? वृत्तीय पथ पर, यानी सर्कुलर मोशन करेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12th का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। जो साइंस से 12th अच्छे से पढ़े होंगे उसी का ये प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन 77 है, क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए चालक के प्रतिरोधकता निर्भर करती है, ठीक है। देखिए इससे पहले क्वेश्चन पूछा था कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करती है, ठीक है, प्रतिरोध किसके समानुपाती होते हैं, क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए आपका होता है R बराबर होता है रो इंटू L/E होता है, ये आपका रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, यानी प्रतिरोध का। ये जो आपका रो है ना, यही आपका प्रतिरोधकता है, यानी रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है? तो ये करता है पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करता है, ठीक है, पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करता है और तापमान पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रतिरोधकता, इसीलिए यह लंबाई नहीं होगा, क्षेत्रफल नहीं होगा। प्रतिरोध पूछता तब होता आपका लंबाई और क्षेत्रफल, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी किस पर निर्भर करता है? तो ये पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है और तापमान पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए होगा,
तापमान पर। क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये आपका देखिए, ये आपका वेलोसिटी है, ये टाइम ग्राफ है, मान लीजिए यही ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो कह रहा है इसके अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करेंगे, इसके अंतर्गत क्षेत्र यानी एरिया, इसके अंतर्गत एरिया किसको प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये आप पढ़े होंगे क्लास 11th में कि आप क्लास 11th पढ़े होंगे v बराबर होता है आपका ds/dt। यहाँ से आप दोनों साइड गुना कीजिएगा तो आपका जगह ds बराबर v/dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से आपका जगह s बराबर एरिया यानी इंटीग्रेशन ऑफ v/dt। इसको बोलते हैं एरिया अंडर vt ग्राफ, ठीक है। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया यानी क्षेत्रफल क्या देंगे, तो हमें डिस्प्लेसमेंट देंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विस्थापन। तो याद रखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देंगे, तो ये आपका विस्थापन देंगे, विस्थापन बताएंगे। वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पूछे आपसे, स्लोप क्या बताएंगे, जब आपसे स्लोप पूछे, ढाल पूछे, ढाल स्लोप, तो स्लोप आपको बताएंगे क्या, एक्सेलरेशन बताएंगे, ठीक है। स्लोप पूछता तो एक्सेलरेशन होता है, एरिया पूछ रहा है तो विस्थापन होगा। तो जो क्लास 11th अच्छे से पढ़ा है साइंस से, उसी को ये प्रश्न अच्छे से बन पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन कह रहा है कि अदरक एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं। अदरक एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं, क्योंकि अब देखिए यह क्वेश्चन आपका 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी ने 68वीं बीपीएससी में पूछा है और यहाँ भी पूछा टीआरई 2.0 में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक बनाइए। अदरक एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं, तो इसका हो जाएगा आपका क्योंकि इसमें गांठ और पर्व होते हैं, ठीक है, गांठ और पर्व होते हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबाने पर यह कार्य करेगा। आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे लेंस मेकर फार्मूला 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये कह रहा है, तो ये कह रहा है आपका कि इसका फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है। कर इसे पानी में डुबाएंगे, ठीक है, पानी का आपका पता होगा म्यू कितना होता है, पानी का म्यू होता है आपका 1.5 होता है, तो 1.5 माइनस 1 होगा इंटू आपका 1/r1 माइनस 1/r2 होगा। यहाँ से आपका हो जाएगा 1/f। यहाँ से आप f निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 10 से अधिक आएगा, ठीक है, 10 से आपका बड़ा आएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी देखिए यहाँ पर हमको r1 1/r1 माइनस 1/r2 नहीं दिया है, लेकिन हम इसे यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो आपका f का वैल्यू जो आएंगे ना, ये आपका 10 से अधिक आएंगे, ठीक है। कंपेयर करना है, करेक्ट आपको नहीं आएगा, कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, ठीक है। इसी कारण से दूर से यानी कोहरे में नहीं दिखाई देता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन आपका 82 है, ये भी आपका देख सकते हैं, यह भी क्वेश्चन आपका क्लास 11th से पूछा गया है। ब्लैक बॉडी, ठीक है, एक चैप्टर पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी से ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक कृष्णिका, इसी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक बॉडी है जिसका उच्च तापक्रम है T पर E वाट प्रति मीटर है, यानी इसका एनर्जी क्या है, E है। तो कह रहा है से ऊर्जा से विकृत करती है, तो कह रहा है जब T/3 तापमान होगा तब एनर्जी क्या होगा। सिंपल देखिए, आप पढ़ेंगे क्लास 11th में E जो होता है ये आपका डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है T के पावर 4 के, ठीक है, T के पावर 4 होता है, या इसी की लिख सकते हैं हम E बराबर सिग्मा इंटू T का पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, जब आपका एनर्जी यानी टेम्परेचर T है तो एनर्जी क्या E है, T का पावर 4 लिख दिए। अब E डैश मान लीजिए, जब आपका टेम्परेचर क्या है T/3 है, तो T/3 का पावर क्या होगा 4 हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो आपका E डैश आ जाएगा सिग्मा इंटू T के पावर 4/3
3 की पावर 4 कितना होगा, 3 3 9 17 या 81 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोनों का आप कीजिएगा रेशियो ई बटे ई डैश कीजिएगा कि आपका जगह सिग्मा इंटू टी का पावर 4, यहाँ आपका जगह सिग्मा इंटू टी का पावर 4 बटे 81 हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ से देखा जाए कोना कोनी गुना कीजिएगा तो यहाँ से आपका ई डैश आएगा ई बटे 81 आएगा। ठीक है, ई बटे 81 आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था आपका क्लास 11 से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन कह रहा है अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, ये तो आपको याद करने वाला है, ऑप्शन बी हो जाएगा C6H8O7। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना में बनता है। ठीक है, आपको पता होगा कि मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। और कैसे बनता है, तो वास्तविक, ठीक है, वास्तविक वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक वस्तु छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंग सबसे तीव्र प्रगमन करती है। सिंपल बात है, कर ध्वनि सबसे तीव्र गति से किसमें चालन करते हैं, तो ये आपको पता होगा कि ठोस, सबसे अधिक ठोस, फिर गैस, ठोस यानी आपका सॉलिड, सबसे अधिक सॉलिड में, फिर आपका लिक्विड में और सबसे कम गैस में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साउंड का स्पीड सबसे अधिक सॉलिड होता है, फिर लिक्विड, फिर गैस में। तो देखा जाए सबसे अधिक तीव्र किसमें होगा, ठोस में होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन कह रहा है संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण हो सकता है। संवहन यानी कहे तो कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन किस में होता है, तो भाई कन्वेक्शन होता है आपका यानी लिक्विड और गैस में। ठीक है, लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन होता है यानी संवहन होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक होता है आपका चालन यानी कंडक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कंडक्शन होता है किसमें, तो आपका होता है यानी ठोस में यानी सॉलिड में। कंडक्शन होता है आपका किसमें, सॉलिड में होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन कर रहा है कि लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो किससे मापते हैं, डायऑप्टर से मापते हैं, ऑप्शन ए होगा। लेंस की क्षमता क्या होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस के क्षमता कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अवतल लेंस का क्षमता निगेटिव होता है, अवतल लेंस का पावर किस में होता है, निगेटिव होता है, उत्तल लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन कर रहा है त्वरित से वृक्ष में आग लग जाती है। ठीक, जो बिजली गिरते हैं उससे क्या होता है, वृक्ष में, पेड़ में आग लग जाती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, तो अत्यधिक विद्युत ऊर्जा होती है। क्या होते हैं, अत्यधिक विद्युत ऊर्जा होती हैं। क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस परिघटना का अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, ये आपका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 90 है, ये आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन सेम टू सेम है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचलन किस घटना का अनुप्रयोग द्वारा होता है, ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा। क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैज्ञानिक किरणों को काट सकता है, ये आपका है क्रूस कांच, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 92 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार का कारण है, ये आपका धूलकण है। ठीक है, धूलकण के कारण प्रकाश का प्रसार होता है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 93 है। क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में वेग होता है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग सेम होता है प्रकाश के वेग के बराबर। ठीक है, प्रकाश के वेग के बराबर, तो क्या होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं, ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन कर रहा है केपलर का द्वितीय नियम आधारित होता है, ये आपका होते हैं यानी एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कोणीय संवेग के संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये भी आप क्लास 11 पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, देखिए वेग तो है, विस्थापन भी है, लेकिन गति नहीं है। गति यानी स्पीड क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि।
क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है। तो रासायनिक रूप से इंसुलिन एक प्रोटीन है, ठीक है। इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन कहाँ से निकलती है, तो इंसुलिन अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलती है, ठीक है। अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलते हैं, ध्यान रखिएगा, अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन 97 है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन किसका एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो देखा जाए आपका तो कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिकी बीमारी है। तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फेनिल कीटोन्सिया, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 99 है, कह रहा है कि डीएनए मुख्यतः पाया जाता है। तो डीएनए पाया जाता है आपका केंद्रक में, ऑप्शन ए होगा, डीएनए पाए जाते हैं केंद्रक में, ठीक है। क्वेश्चन आपका 100 है। क्वेश्चन का आपका कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख सकते हैं। देखिए, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष नाम क्या है, निकट, यानी उसमें दूर की वस्तु साफ साफ नहीं देख पाते हैं, ठीक है। उल्टा होता है, निकट में दूर की वस्तु साफ साफ नहीं देख पाते हैं, दूर में निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा। तो मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मतलब वो दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। और इसे दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसे दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 101 है। क्वेश्चन कर रहा है आनुवांशिकता शब्द मुख्यतः किससे के संदर्भित है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवांशिकी। क्वेश्चन आपका 102 है। फिर आपका वही क्वेश्चन है जो आपका TRE 1 में पूछा गया था। देखिए, TRE 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा है और TRE 2.0 भी क्वेश्चन पूछा है, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक को बनाइए। क्वेश्चन है कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। क्योंकि टीन जिंक के तुलना में क्या है, टीन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, या जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। आप कैसे समझेंगे, तो देखिए, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, यानी जिंक की नहीं। किसका चढ़ी रहती है, टीन की। इसका मतलब है कि टीन कम क्रियाशील होता है, ठीक है। टीन कम क्रियाशील होता है, यानी कह सकते हैं जिंक अधिक क्रियाशील होता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जिंक टीन के तुलना में अधिक क्रियाशील होती है, इसीलिए जिंक की जगह टीन का परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 103 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो वह है अपचयन, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 104 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है, तो बिंदु प्रति इंच, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन कह रहा है ट्रैकोमा रोग संबंधित है, तो यह है आँख से संबंधित रोग होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 106 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का प्रयोग करता है, ठीक है। ठीक है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम, ये आपका अंतरिक्ष रॉकेट और आपका हो जाएगा तीरंदाजी, ठीक है, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 107 है। क्वेश्चन कर रहा है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। देखिए, आपको पता होगा परमाणु के नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, रासायनिक गुण को अपरिवर्तित रखते हुए, नहीं उसको परिवर्तन नहीं करना है। तो हम प्रोटॉन को जो बदलेंगे तो उसके क्या होगा, उसके रासायनिक गुण बदल जाएंगे। तो कह रहा कि गुणों को नहीं बदलना है, नहीं रासायनिक गुणों को नहीं बदलना है। तो नहीं बदलेंगे तो इसमें आप न्यूट्रॉन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन को चेंज करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रासायनिक गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपका इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, रासायनिक गुण को बिना परिवर्तित करते हुए हम परमाणु के नाभिक में क्या जोड़ सकते हैं, न्यूट्रॉन को जोड़ सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये था आपका यानी BPSC TRE 1.0 और 2.0 में आपका साइंस से पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। इतने प्रश्न आपका TRE 1 और TRE 2 में साइंस से पूछे गए हैं। तो आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, जिससे आपका सभी प्रश्न एक बार रिवाइज हो जाए। हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन रिपीट करे तो आपको वो क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। इसलिए एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसे आप लोग डिमांड करते कि सर कि
करेंट अफेयर का सभी वीडियो को मर्ज करके एक क्लास लेकर आइए। तो आपको हम यही करेंगे, आपको कल हो सके तो आपको कल ही आपको हम जो आपका 1 से लेकर 18 तक सेट करवाए हैं करेंट अफेयर का, सभी को एक में शामिल करके आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो समय तो लगेगा, लेकिन कोशिश मेरा रहेगा कि आपको कल हम आपको 1 से लेकर 18 तक जितने भी सेट करवाए हैं, इसमें आपका जितने भी प्रश्न करवाए हैं सभी प्रश्न को एक वीडियो में आपको कवर करवा दें। कोशिश रहेगा कल करवाएंगे। चलिए देखते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।